जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। द सैनी टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर के विषय में। आज ही एक खबर आई है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है जिसमें रशिया का एक ऑयल रिफाइनरी जिसका नाम है क्रिश, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। रशिया का यह कहना है कि उसने करीबन 350 से 400 ड्रोन्स को आज रोका है। ये तो खैर आज की छोटी सी खबर है। मेन खबर पर आते हैं कि दोस्तों, बेलारूस के साथ रशिया एक युद्ध अभ्यास कर रहा है बेलारूस के और पोलैंड के बॉर्डर पर। 3-4 दिन से यह अभ्यास चल रहा है। कहा गया था कि इसमें करीबन 13,000 ट्रूप्स हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया का यह कहना है कि इसमें 30,000 से ज्यादा ट्रूप्स हैं, इसमें टैंक्स भी हैं, इसमें मिसाइल्स भी हैं, इसमें फाइटर प्लेन्स भी हैं। मतलब जितना बता रहे हैं उससे कई बड़ा ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भाई पोलैंड के अंदर कुछ ड्रोन्स चले गए थे रशिया के, तो पोलैंड ने तुरंत उन्हें डिस्ट्रॉय किया। अब पोलैंड ने ये माना कि भाई ये मेरे ऊपर एक तरह से अटैक तो माना जाएगा, है ना। तो सारी नाटो कंट्रीज को भी इन्फॉर्म किया गया। तो नाटो कंट्रीज के अंदर भी डर बैठ गया कि भाई पोलैंड के अंदर क्यों आ रहा है। आज खबर आ रही है कि रोमानिया के ऊपर उनके फाइटर प्लेन भी गए हैं, ड्रोन्स भी गए हैं। तो ये हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया इस युद्ध अभ्यास के जरिए या तो हमें डरा रहा है या हमें धमकी दे रहा है, या हो सकता है कि आगे हम पर हमला भी कर दे। क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन पर 3 साल पहले अटैक किया था, उससे 2 महीने पहले भी एक ऐसा ही, इससे भी बड़ा युद्ध अभ्यास किया था जिसमें 2 लाख सैनिकों ने पार्टिसिपेशन किया था। तो नाटो में डर है और नाटो इस डर की वजह से अब इकट्ठा हो रहा है। अब क्या क्या हो रहा है वो देखिए कि नीदरलैंड और चेक रिपब्लिक ने अपनी ट्रूप्स वहां पर भेज रहे हैं पोलैंड में। फ्रांस 3 राफेल भेज रहा है। जर्मनी यूरोफाइटर्स भेज रहा है। ठीक है, डच ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं और ट्रूप्स भेजे हैं। तो भाई इनफैक्ट लिथुआनिया ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया है बेलारूस के साथ, जिसको लेकर रशिया धमकी भी दी है कि ऐसा मत करो, इससे बहुत नुकसान होने वाला है। अब भाई ये जो चल रहा है रशिया यूक्रेन के बीच, ये वॉर स्टार्ट तो हुआ था यूक्रेन की इशू की वजह से, लेकिन अभी ये वॉर बढ़ता जा रहा है। इस वॉर के दौरान एक खास बात हुई थी 1 जून 2025 को, जब यूक्रेन ने एक बहुत ही सीक्रेट और सक्सेसफुल मिशन किया था। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन जो ऑपरेशंस किए गए हैं उनमें से ये एक था, जिसमें रशियन बॉर्डर से 2000 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन्स को पहले ले जाया गया, स्मगल किया गया और फिर उन्हें अटैक किया गया रशियन एयर बेसिस पर। ये काफी सीक्रेटिव मिशन था और इसकी प्रिपरेशन 1.5-2 साल से चल रही थी यूक्रेन में, जेलेंस्की के अंडर में। ठीक है, इसमें जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया वो ड्रोन्स थे ओसा क्वाडकॉप्टर्स टाइप ड्रोन्स, जिनका पेलोड था हर एक का करीबन 3.2 kg। किया क्या इन्होंने वो समझिए। इन्होंने जो ट्रक होते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, जो कंटेनर वाले जो ट्रक होते हैं, उनकी जो रूफ होती है, उस रूफ को इन्होंने पहले चेंज किया। उसमें एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म में ड्रोन्स को सेट कर दिया और फिर एक आर्टिफिशियल छत से उसे ढक दिया। इन्होंने डाइवर्स हायर किए और उनको लोकेशन दिया कि आप इस लोकेशन पर जाइए रशिया के अंदर। वो चले गए, डाइवर्स जा रहे हैं भाई, सामान ले जा रहे हैं, चेकिंग भी हुई होगी तो सामान ही दिखा होगा, तो वही वहां तक चले गए, टारगेट तक। जैसे जैसे ड्राइवर टारगेट के पास पहुंच रहे थे, उनके पास ऑटोमेटिक कॉल आ रहे थे कि आपको अपना विमान या अपना ट्रक कहां पर रोकना है, वहां पर अपना ट्रक रोक दीजिए। हर एक ड्रोन के लिए एक पायलट असाइन था जो इस ड्रोन को यूक्रेन से उड़ा रहा था। बात समझ रहे हैं आप लोग? और वो ड्रोन्स वहां से उड़े और अपने टारगेट पर जाकर अटैक कर दिया। रशिया के 5 एयरबेस पर हमला हुआ था। ठीक है, अब वो एयरबेस थे बेलाया, दिव्या गिल्वो, इवेनेवो, ओलेनिया और यूक्रेनिका। उच्चारण में गलती हो सकती है ना, रशियन नेम्स है। इन 5 एयरबेस में रशिया के सबसे बेहतरीन बॉम्बर्स, 40 बॉम्बर्स और भी सामान वहां पर था। कौन कौन से थे देखिए, TU-160, TU-195, TU-22M स्ट्रेटजी बॉम्बर्स, A-50 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम,
ये सारे तबाह कर दिए। अब होता क्या है ना कि बॉम्बर तो बहुत बड़ा होता है, पूरा डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा, लेकिन उसमें अगर कहीं एक जगह भी होल हो गया तो बॉम्बर तो यूज नहीं हो सकता। और इनफैक्ट कई सारे बॉम्बर्स जो थे उनमें फ्यूल भी था, इसका मतलब वो यूक्रेन वॉर में जाने वाले थे, उन सबको उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो भाई रशिया के लिए काफी कठिन था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि यूक्रेनियन ड्रोन्स वहां से स्मगल होकर कंट्री में आ गए, और कंट्री में आने के बाद वो टारगेट पे हिट भी हो गए, कुछ टारगेट मिस भी हुए थे। ठीक है, रशिया ने इमरजेंसी घोषित की और फिर रशिया ने पलटवार किया ड्रोन्स के जरिए, लेकिन वैसा पलटवार नहीं था जैसा एक्सपेक्टेड था कि रशिया करेगा, वैसा रशिया ने कुछ भी नहीं किया। यूक्रेन दावा करता है कि हमने रशिया के जो स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स की जो क्षमता है उसका हमने 1/3 क्षमता को हमने डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और रशिया को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है, $7 बिलियन का। जबकि यूक्रेन के जो ड्रोन थे उनकी कीमत केवल $2000 ही थी। तो कह सकते हैं कि बहुत कम पैसे लगाकर उन्होंने रशिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट जो थी उसे डिस्ट्रॉय किया। और बेसिकली ये पूरा प्लान अमेरिका के सपोर्ट से ही हुआ था, और इस अटैक के बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ मीटिंग भी की थी, और जिसमें इस विषय में डिस्कशन हुआ था कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए। और अंदर ही अंदर अमेरिका इस बात से खुश था कि चलो कुछ एसेट तो नुकसान हुआ ही हुआ है ना, क्योंकि मेन वॉर वेस्ट का रशिया के साथ है, यूक्रेन केवल एक पपेट है। अब यूक्रेन पपेट बना कैसे, ऐसा कैसे हो गया कि यूक्रेन ने ऐसा क्या किया कि रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया? और ये रशिया और यूक्रेन की हिस्ट्री आखिरकार है क्या? कुछ तो हिस्ट्री होगी ना इनकी, तो इसकी हिस्ट्री एक बार देखें, बहुत दिलचस्प है। देखिए ध्यान से, 1991 में सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इश्यूज थे, और 15 स्टेट अपनी अपनी इंडिपेंडेंस मांग रही थी, और दुनिया का प्रेशर भी था। तो भाई वहां की जो भी सरकार थी, जिसे कमजोर सरकार कहा जाता है उस समय सोवियत संघ की, उन्होंने डिसइंटीग्रेशन को अलाउ कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे स्टेट्स अलग होना स्टार्ट हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा था यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन में सोवियत संघ के कई सारे न्यूक्लियर एसेट थे। फिजिकली यूक्रेन के पास वो थे, लेकिन ऑपरेशनल पावर उनके पास नहीं थी, मतलब उनका यूज नहीं कर सकते थे। वो तो रशिया के पास ही थी, उस समय मॉस्को के पास ही थी, लेकिन एसेट तो वहां थे। कितने एसेट थे आपको आइडिया है? देखो, 1700 से लेकर 3000 तक वॉर हेड्स थे, न्यूक्लियर वॉर हेड्स। दुनिया का तीसरे नंबर का न्यूक्लियर एसेट वाला देश था यूक्रेन उस समय। अमेरिका, रशिया एंड देन यूक्रेन। इतना न्यूक्लियर एसेट। आज इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, सोचिए आप। यूक्रेन के पास उस जमाने में 1700 से 3000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। इसके साथ साथ 130 UR-100 एंड ICBMs थी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कितनी? 130, और हर एक मिसाइल में 6 वॉरहेड लग सकते थे। इनकी क्षमता, इनकी रेंज थी 10,000 किलोमीटर की, सोचिएगा। इसके अलावा 46 RT-23 ICBMs थी, जिनके अंदर हर एक मिसाइल में 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, और इनकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर थी। मतलब क्या क्या था? न्यूक्लियर वॉरहेड्स भयानक वाले, सारे बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे वहां पर, ICBMs थी काफी सारी। तो भाई इतना सारा सामान रशिया का या सोवियत संघ का यूक्रेन में था। रशिया ये चाहता था कि भाई कैसे भी ये सारा सामान या तो मुझे मिल जाए या ये डिस्ट्रॉय हो जाए। अमेरिका का ये सोचना था कि भाई यूक्रेन अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है और इसके पास इतना एसेट होना नहीं चाहिए, तो क्यों ना ऐसे रशिया को दिलवा दिया जाए ताकि रशिया इसे डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, अभी यूक्रेन का क्या सोचना था कि यूक्रेन ये समझता था, ये सोचता था कि भाई कैसे भी मेरे रिलेशन वेस्ट के साथ या अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन हो जाएं, इकोनॉमिक भी और सैनिक वाले भी, ताकि मैं रशिया के पास ना जाऊं, है ना। ये प्रॉब्लम उनको रशिया से होने लग गई थी। अब भाई ये काम चलता रहा। अब रशिया और यूक्रेन जो है इस विषय को लेकर कई बार मीटिंग्स कर चुके, कई बार मीटिंग हुई, कई बार लगा कि समझौता हो जाएगा, लेकिन समझौता हुआ नहीं। तब अमेरिका को मीडिएशन करना पड़ा, अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने फिर रशिया और यूक्रेन को बिठाया और ये संधि करवाई कि ठीक है, आप अपने सारे न्यूक्लियर एसेट, सारे न्यूक्लियर ICBMs जो हैं
डिलीवरी सिस्टम्स हैं, वॉर हेड्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो रशिया को दे दो ताकि वो डिस्ट्रॉय कर सके, और जो आपके यहाँ न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिस्ट्रॉय कर दें। यूक्रेन ने एग्री किया और यूक्रेन को इन सारे आर्सेनल के बदले में उसे कंपेंसेशन भी मिला, ठीक है। और यूएसए, ब्रिटेन और रशिया, तीन कंट्री ने उसे सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया। बाद में जाके फ्रांस और चाइना ने भी सिक्योरिटी एश्योरेंस दिया। आप नोटिस करिएगा किस किसने दिया, रशिया, ठीक है, ब्रिटेन और यूएसए। बाद में फ्रांस और चाइना ने भी एश्योरेंस दिया, और एश्योरेंस ये था कि आप एनपीटी पे साइन करिए, इसके बाद आपको कोई भी कंट्री थ्रेटन नहीं करेगी या मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेगी या आपके ऊपर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगेंगे, ठीक है। किसी भी कंट्री के द्वारा आपकी सुरक्षा हम देखेंगे कि आपके ऊपर कोई अटैक तो नहीं हो रहा। इसके अलावा हाँ, अगर कोई सेल्फ डिफेंस में या यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग कोई होता है तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो एक तरह से यूक्रेन खुश था कि चलो मुझे सपोर्ट मिल चुका है वेस्टर्न कंट्रीज का, अब मैं ईयू ज्वाइन करूंगा या फिर मैं नाटो से ज्वाइन करना ही करना है, उसका ही हमेशा से सोचना था। भाई यूक्रेन और रशिया बहुत पुराने पार्टनर्स हैं, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के बीच में रिलेशन है। जो लोग हैं यूक्रेन में वो रशियन मूल के भी लोग वहां पर रहते हैं। एक्चुअली यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो रशिया के साथ है, और वेस्टर्न बॉर्डर पोलैंड और बिथुनिया के साथ है, बेलारूस के साथ है। अब यूक्रेन का जो ईस्टर्न बॉर्डर के साथ में जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वो लोग ज्यादातर रशियन मूल के हैं, वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं और रशिया को सपोर्ट भी करते हैं, वो चाहते हैं कि रशिया से अच्छे रिलेशन हो। लेकिन यूक्रेन का जो वेस्टर्न पोर्शन है या मिडिल पोर्शन है, वो लोग वेस्ट को चाहते हैं कि वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे हों, हम वेस्ट जैसे बन जाएं, है ना। तो भाई रशिया को तो मालूम था कि इनका ईस्टर्न ईस्टर्न जो पोर्शन है उसमें रशियन पीपल्स हैं और वो हमें सपोर्ट किसी न किसी तरीके से करते तो हैं ही है ना। तो भाई कई सारे इशू रशिया और यूक्रेन के बीच में चलते रहे। इसमें एक इशू फिर आया ब्लैक सी फ्लीट का इशू, कि भाई सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसके बाद जो नेवल एसेट थे उनको कैसे बांटा जाए। तो आखिरकार 50-50 बांटा गया। इनफैक्ट क्रीमिया में कई सारे नेवल बेसिस भी दिए गए, यूक्रेन ने दिए रशिया को, है ना, 25-25 साल के लीज पर, ताकि रशिया उसको उस पर अपना नेवल बेस बना सके और अपना काम कर सके, जो भी उसका काम है, बिजनेस है। भाई इन दोनों के रिलेशन कितने बढ़िया थे पहले, मतलब कितने डिपेंडेंसी थी यूक्रेन की रशिया के ऊपर, कि रशिया को क्या क्या सामान एक्सपोर्ट होता था यूक्रेन से, वो देखिए आप। फेरोस मेटल्स, स्टील प्लेट्स, पाइप्स, इलेक्ट्रिक मशीन्स, मशीन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, फूड, केमिकल प्रोडक्ट, ये सारे एक्सपोर्ट होते थे यूक्रेन की रशिया में। लेकिन रशिया ने धीरे धीरे इनका इंपोर्ट कम कर दिया ताकि यूक्रेन को ये ताकतवर ना बनाए। फिर भाई रशिया और जॉर्जिया का वॉर हुआ जब पुतिन प्रेसिडेंट थे, तब भी ये आरोप लगा था यूक्रेन के ऊपर कि आप जॉर्जिया को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने सैनिक भेज रहे हो, अपने इक्विपमेंट्स वहां पर भेज रहे हो। यूक्रेन ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज रहे, लेकिन रशिया इस बात से नाराज तो था ही। अब 2008 में यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने के लिए बोलने लगा, तो पुतिन ने एक समारोह में, जहां पर अमेरिकन भी थे और यूरोपियंस लोग भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, उनको पर्सनली एक मैसेज दिया कि यदि ये नाटो ज्वाइन करेगा यूक्रेन तो ये अपनी सॉवरेनिटी को लूज कर जाएगा, और रशिया, नाटो का यूक्रेन में आना रशिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये एक रेड लाइन है, इसको याद रखिएगा, रेड लाइन है, इसे क्रॉस मत करिए। मतलब रशिया ने क्लियरली बोल दिया कि भाई नाटो आप कहीं भी जाओ बट मेरे बगल में मत आओ, मेरे बगल में आओगे यूक्रेन को आप नाटो कंट्री बनाओगे तो या फिर आप लॉन्ग रेंज मिसाइल लगाओगे, बॉम्बर्स लगाओगे, तो मुझे तकलीफ होगी भाई, मैं कैसे काम करूंगा अपना, मुझे डर लगेगा, और ये खतरा है मेरी सॉवरेनिटी के लिए। तो भाई ये प्रॉब्लम चलती रही। 2010 में यूक्रेन में एक प्रेसिडेंट बने थे, विक्टर यानुकोविच, है ना। ये प्रेसिडेंट एक प्रो रशियन प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इन्होंने रशिया की सारी डिमांड्स भी मानी, इन्होंने नेवल बेसिस और दे दिए रशिया को लीज पर, ठीक है। इन्होंने 21 नवंबर 2013 को इन्होंने वो पूरी प्रोसेस को ही कैंसिल कर दिया जिसमें यूक्रेन ईयू को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। 17 दिसंबर 2013 को पुतिन खुश था इस बंदे से, पुतिन ने $15 बिलियन का एड दिया यूक्रेन को, $15 बिलियन, और 33% डिस्काउंट दिया अपने यहाँ के नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए।
खैर 2014 में विक्टर भाई साहब को हटा दिया गया। उसके बाद रशिया ने क्या किया, क्योंकि क्रीमिया जो इलाका है वो रशिया को चाहिए था और वहां पर जो लोग रहते हैं वो रशियन मूल के ही हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि रशियन मिलिट्री के जो लोग थे वो मास्क लगा के उन्होंने सारी के सारी जो भी सरकारी बिल्डिंग्स थी, पार्लियामेंट थी, वहां के 2 एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया और यूक्रेन के जितने भी सैनिक वहां थे उन्हें भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, रशिया का ये कहना था कि ये वहीं के लोग हैं और ये तो विद्रोह कर रहे हैं, क्रीमिया में विद्रोह हो रहा है, वहीं के लोग कर रहे हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन दुनिया को मालूम था कि ये रशिया ही करा रहा है। तो भाई उसके बाद क्रीमिया में इन्होंने लोकल रेफरेंडम भी करा दिया, जिसमें मान लिया गया कि भाई हमें रशिया में जाना है। तो फिर रशिया ने अनाउंस कर दिया कि भैया ये क्रीमिया मेरा एक स्टेट है ऑफिशियली। इससे यूक्रेन का नाराज होना स्वाभाविक है। 19 मार्च 2014 को यूक्रेन के जितने भी आर्म फोर्सेस थे उन्हें वापस क्रीमिया से बाहर भेज दिया गया कि भैया आप जाइए यहाँ से, अब यह रशिया का स्टेट है। तो कुल मिला के क्रीमिया पे रशिया ने अपना अधिकार जबरदस्ती कर लिया। लेकिन वो यहीं तक नहीं रोका। क्रीमिया के साइड में ऊपर जो 2 इलाके हैं, है ना, लोवेंस्क और डोनेट्स्क, उन पर यही कार्रवाई चलती रही। वहां भी प्रो रशियन जो विद्रोही थे, जो प्रो रशियन थे, वो वहां पर कलेश करते रहे। वहां पर युद्ध टाइप का सिचुएशन बना ही रहा। अब भाई डोनेट्स्क और लुहांस्क 2 एरिया थे ना, और वहां पर आपको याद होगा कि 17 जुलाई 2014 को मलेशिया का जो एक एयरलाइंस था उसको भी इन लोगों ने हिट कर दिया था बाय यूजिंग सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसमें 283 लोग मर गए थे और 15 क्रू मेंबर्स की भी डेथ हो गई थी। तो भाई इस प्रॉब्लम के होने के बाद जेलेंस्की तो बन ही गए थे प्रेसिडेंट, और जेलेंस्की जब प्रेसिडेंट बने थे तो रशिया का ये कहना था कि ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। इसे वेस्ट ने सिलेक्ट करके इस कॉमेडियन को प्रेसिडेंट बनाया है क्योंकि ये प्रो वेस्टर्न है और एंटी रशियन है। तो रशिया उसको कभी प्रेसिडेंट मानता ही नहीं है। उसके बाद रशिया और यूक्रेन के बीच में ये वॉर बढ़ता चला गया और 2022 को पुतिन ने अनाउंस कर दिया कि हम यूक्रेन पर अब ऑफिशियली अटैक करेंगे। अटैक किया गया और कई सारा एरिया रशिया ने अपने अधिकार में ले लिया। लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत सारे वॉर क्राइम्स हुए हैं, हजारों लाखों बच्चे मर चुके हैं। तो समस्या बहुत गहरी है। तो रशिया ने जब अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, तो भाई अभी कुछ दिन पहले आप देख पा रहे होंगे कि अलास्का में ट्रम्प की मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ। तो पुतिन का तो जो लहजा था वो काफी स्ट्रांग था, क्योंकि उसकी पोजीशन भी स्ट्रांग है, क्योंकि भाई अटैक होने के बाद उसने तो अपना एरिया ले लिया, उसके बाद काफी सारा एरिया यूक्रेन का है। वो बस यही चाहता है कि ये एरिया मेरे पास रहे और यूक्रेन वो बात माने जो मैं कहूँ। यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा, यूक्रेन यूयू में नहीं जाएगा, यूक्रेन में सरकार जो बनेगी वो मेरी पसंद की बनेगी, यूक्रेन एंटी रशिया नहीं होगा, और जो रशियन मूल के लोग यूक्रेन में रहते हैं उनके साथ अच्छा सलूक होगा, उन्हें सेकंड सिटीजन नहीं बनाया जाएगा। ऐसे कई सारी शर्तें पुतिन ने रखी हैं ट्रम्प के सामने, जिन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल है जेलेंस्की के लिए। तो फिलहाल पुतिन भी जानता है कि ये वॉर खत्म तो होगा 3-4 महीने में, सीज फायर तो आएगा ही आएगा, उससे पहले मैं जितना एरिया अपने कब्जे में कर सकूं कर लेता हूं। इसलिए उस मीटिंग के बाद इस वॉर की स्पीड बढ़ चुकी है। रशिया ज्यादा से ज्यादा एरिया कैप्चर करना चाहता है और ये बात अमेरिका भी जानता है और अमेरिका कहीं ना कहीं इसे एक्सेप्ट भी करता है। अमेरिका बस ये चाहता है कि कैसे भी ये वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि ट्रंप ने अनाउंस किया था अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम में कि मैं एक दिन में इस वॉर को खत्म कर दूंगा। वॉर तो खत्म हुआ नहीं अभी तक, तो वो चाह रहे हैं कि कैसे भी खत्म हो जाए। तभी ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया कि भाई रशियन ऑयल मत लो यार, तुम रशियन ऑयल लेते हो, उससे रशिया को पैसे मिलते हैं और वही फंड हो रहा है रशिया के वॉर में। आप लोग अगर ऑयल नहीं लोगे तो रशिया कमजोर हो जाएगा। इसीलिए उसने चाइना के लिए भी बोला अभी ईयू को कि आप चाइना पे और इंडिया पे 100% टैरिफ लगाओ, फिर मैं लगाता हूँ। ईयू ने बोला कि पहले आप लगा दो फिर हम लगाते हैं। अब ईयू भी कैसे टैरिफ लगा दे चाइना और इंडिया के ऊपर? उनका बिजनेस है इंडिया के ऊपर, चाइना के साथ उनका बिजनेस है, इतनी सारी ट्रेड डील्स हो रखी हैं, कैसे अपना बिजनेस फ्रेश कर दें? और कैसे ऑयल इंडिया से ऑयल भी लेता है ईयू, कैसे काम चलेगा फिर? तो भाई अभी ये घमासान चल ही रहा है और ट्रम्प की ये कोशिश है कि कैसे भी ये वॉर खत्म हो जाए। और पुतिन इस चीज को समझता है कि अमेरिका की लीडरशिप उतनी मैच्योर लीडरशिप नहीं है और इसलिए वो अपने हथियाए हुए एरिया को, ये जीते हुए एरिया को बढ़ाते जा रहा है।
और इंडिया भी ये बात जानता है कि भाई इस वॉर में हमारा कोई रोल नहीं है, ना तो हमने इसे स्टार्ट किया, ना हमने इसमें प्रोत्साहन दिया, ना हमको कोई मतलब है नाटो से। तो भाई हम तो ऑयल खरीदते हैं अपनी जरूरतों के हिसाब से। आपका वॉर है, आप देखिए। आप अगर कहेंगे कि शांति समझौते के लिए हम कुछ हेल्प करें तो हम बिल्कुल करेंगे। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की से भी बात की थी और पुतिन से तो उनकी बात होती ही रहती है। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि भाई क्या क्या हो रहा है रशिया और यूक्रेन के वॉर में। सिचुएशन काफी गंभीर है। 2-4 दिन में हो सकता है कुछ बड़ी न्यूज भी वहां से आए। तो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को। थैंक यू।